हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट के थ्योरी पार्ट को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जब तक के जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखा और बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे हम वेट को कंसिडर करते हैं नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए। तो जितने कंडीशन इक्वेशन होती है उतने अननोन में से माइनस करते हैं, क्योंकि हम एक कंडीशन इक्वेशन को यूज़ करते हैं उस अननोन को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर तक सॉल्व किए थे। आज हम पहले एरर्स एंड देयर एडजस्टमेंट की थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरर्स देख लेते हैं। एरर्स क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी गलती मतलब कि जो ट्रू वैल्यू है उससे वेरिएशन हो हमारे पास, तो वो एरर कहलाता है। तो ए डिस्क्रिपेंसी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मेजर्ड वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी। क्योंकि अगर हम एक ही क्वांटिटी को या सेम ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो इक्वल आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ एरर अवेलेबल रहता है ट्रू वैल्यू के रिकॉर्डिंग। तो हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी देखने के लिए मिलती है, जिसको हम एरर कहते हैं। हाउएवर मेजरमेंट्स आर नेवर एग्जैक्ट एंड देयर विल ऑलवेज बी अ डिग्री ऑफ वेरिएंस रिगार्डलेस ऑफ द सर्वे इंस्ट्रूमेंट और मेथड यूज। क्योंकि हम कौन सा सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, एंगल को कैलकुलेट करने के लिए, उसके बेसिस पे भी हमें कुछ ना कुछ एरर या डिस्क्रिपेंसी देखने के लिए मिलती है। These variances are known as errors and will need to be reduced or eliminated to maintain specific survey standards। तो हमें ये क्या रिमूव करने पड़ते हैं, करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इवन व्हेन केयरफुली फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड सर्वेइंग प्रोसीजर्स ऑब्जर्वेशंस में स्टिल कंटेन एरर्स। एरर्स बाय डेफिनेशन आर द डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड इट्स ट्रू वैल्यू। तो जो मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वांटिटी को या हम ऑब्जर्वेशन को मेजर करते हैं तो जो ट्रू वैल्यू है वो ना आके हम मेजर्ड वैल्यू जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो कुछ ना कुछ एरर कंसिडर करती है और फिर हम उस वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। ठीक है, द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द मीन वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स। तो जैसे कि हमें पता है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है वो बहुत क्लोज होता है ट्रू वैल्यू के, और वहीं हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं जितनी भी सीरीज हमने या जो ऑब्जर्व और मेजर्ड वैल्यू है उन सभी का मीन वैल्यू निकालते हैं ट्रू वैल्यू को मेजर करने के लिए। सर्वेयर्स मस्ट possess स्किल इन इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन एंड नॉलेज ऑफ सर्वेइंग मेथड्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ एरर इन ईच मेजरमेंट। तो जो सर्वेयर होता है जो मेजरमेंट ले रहा है उसके अंदर स्किल होनी चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसको। ठीक है, जिससे कि जो मेजरमेंट कर रहा है उसमें एरर कम से कम हो, और अगर एरर भी है तो हमारे पास उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब एरर्स को देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ब्लंडर्स होता है जिसको हम मिस्टेक्स कहते हैं। तो ब्लंडर कह लीजिए, चाहे ग्रॉस एरर कह लीजिए, चाहे फिर आप मिस्टेक्स कह लीजिए, ये बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल मिस्टेक होती है जो ह्यूमन एरर की वजह से होती है। ठीक है, और इसका अमाउंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट होता है। तो ब्लंडर्स आर टिपिकली द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, मिसकम्युनिकेशन, फटीग और पुअर जजमेंट की वजह से होता है। मान लीजिए किसी को चश्मा लगा हुआ अच्छे से नहीं दिखता है, तो अगर उसने बिना चश्मे के रीडिंग ऑब्जर्व किया तो सही से वो टारगेट नहीं कर पाएगा, सही से वो जो भी रीडिंग आ रही है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो पुअर जजमेंट भी है हमारे पास। ठीक है, मेन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट जो जैसे आप प्रिज्म की बात कर लीजिए, तो जिस पॉइंट की हमें रीडिंग लेनी है वहाँ सही से नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो चेन की लेंथ सही से ओपन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन हो गया, किसी ने जो रीडिंग प्रिज्म को पकड़ के बैठा हुआ है उसने कुछ रीडिंग बताई और हमें सुनने में गलती हो गई। ठीक है, केयरलेसनेस की वजह से। तो बहुत सारे जो ह्यूमन एरर्स होते हैं जिनको हम ब्लंडर कहते हैं वो हमारे पास मिस्टेक्स या ग्रॉस एरर कहलाता है, जिसका अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये किस किस की वजह से हमारे पास कॉमन ब्लंडर्स क्या क्या है, इम्प्रॉपरली लेबलिंग द सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम ये चीज़ तो कर सकते हैं प्रॉपर लेबलिंग, ठीक है, बट वो नहीं हो पाती है ऑब्जर्वेशन से पहले। सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट और टारगेट ओवर द रॉन्ग कंट्रोल पॉइंट, इनकरेक्टली एंटरिंग ए कंट्रोल पॉइंट नंबर इन द डेटा कलेक्टर, ये सब क्या ह्यूमन मिस्टेक्स हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोजिंग नंबर्स और मिस प्लेसिंग द डेसिमल पॉइंट। मान लीजिए 10.00 समथिंग है और वो 100.00 समथिंग हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है डेसिमल पॉइंट जो है वो मिसप्लेस हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो है लार्ज अमाउंट में होती हैं, ब्लंडर्स कहते हैं हम इनको, और ग्रॉस एरर भी कहते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स हैं जो हमारे पास। ठीक है, तो ये जो
डेफिनेशन है ये प्रीवियस गेट एग्जाम में पूछा गया है एक ऑप्शन में। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें गेट एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है हमारे पास। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि हम बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है उसका, हम किस चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो थ्योरी पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के बेसिस पे भी क्वेश्चन गेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑल ब्लंडर्स मस्ट बी फाउंड एंड एलिमिनेटेड प्रायर टू सबमिटिंग अ सर्वे फॉर इंक्लूजन इन प्रोजेक्ट मैपिंग। द सर्वेयर मस्ट रिमेन अलर्ट एंड कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन मेजरमेंट्स टू एलिमिनेट दीज मिस्टेक्स। तो सर्वेयर की स्किल और नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और लार्ज अमाउंट होता है तो इनको ज़रूरी है कि एलिमिनेट करें फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है। ब्लंडर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड एलिमिनेटेड बाय रिएक्टिंग टू आउट ऑफ टॉलरेंस मैसेजेस बाय द डेटा कलेक्टर व्हेन दे अकर। तो जितनी टॉलरेंस लिमिट है उतना छोड़ के उसके अलावा जो भी है लार्ज अमाउंट का होता है बेसिकली, तो ब्लंडर्स को हमें डिटेक्ट करके एलिमिनेट करना है, बहुत ज़रूरी है। दे कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाई केयरफुली एग्जामिनिंग अ प्लॉट ऑफ द कलेक्टेड सर्वे पॉइंट्स वाइल इन द ऑफिस के अंदर भी हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे डेसिमल का मिसप्लेस है, मान लीजिए सारी रीडिंग जो उसके नियर बाई है 10 के आसपास है, बट पॉइंट डेसिमल की वजह से वो 100 हो गई, तो वो हम ऑफिस के अंदर भी पहचान सकते हैं कि ये एक ब्लंडर है, मिस्टेक है, ठीक है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वेयर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 एरर्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देम, ठीक है। सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर्स को देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स आर कॉज्ड बाय द सर्वेइंग इक्विपमेंट, ऑब्जर्वेशन मेथड्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अंडर द सेम मेजरमेंट कंडीशंस दीज एरर विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सिस्टमैटिक एरर में मतलब कोई भी हम सर्वेइंग कर रहे हैं, मान लीजिए चेन सर्वेइंग कर रहे हैं या कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं, तो एक रीडिंग अगर उसके अंदर नेगेटिव एरर आ गया है तो वो सेम टू सेम नेगेटिव एरर जो है वो सभी मेजरमेंट्स के अंदर आएगा। तो ये क्या सेम मैग्नीट्यूड रखता है और सेम डायरेक्शन भी, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सेम रहेगा। पॉजिटिव एरर अगर पहले आया तो वो पॉजिटिव एरर ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो बिकॉज सिस्टमैटिक नेचर होता है हमारे पास, तो ये रिपीटेटिव होते हैं एंड टेंड टू एक्यूमुलेट इन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज क्यूमुलेटिव एरर्स, क्योंकि नेगेटिव 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 है, पॉजिटिव 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 है, तो एक दूसरे को काउंटर नहीं करते हैं, ये एड ऑन होते जाते हैं, तो ये क्यूमुलेटिव एरर्स है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। ऑल्दो सम सिस्टमैटिक एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, द सर्वेयर्स मस्ट रिकॉग्नाइज द कंडीशंस दैट कॉज सच एरर्स। द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। तो हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? यूजिंग इनकरेक्ट टेम्परेचर और प्रेशर ऑब्जर्वेशंस, नॉट अप्लाइंग कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम सर्वेइंग करते हैं तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन अप्लाई करते हैं। अगर हमने वो अप्लाई नहीं किया है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो वो हर एक मेजरमेंट के अंदर सेम एरर कॉज करेगा, ठीक है। यूजिंग इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हाइट्स और टारगेट हाइट्स, यूजिंग एन इनकरेक्ट प्रिज्म ऑफसेट। तो कहने का मतलब है कि जो परमानेंट चीज़ें हैं, जो मतलब कि आपने मान लीजिए सेम इंस्ट्रूमेंट हाइट या इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हाइट को यूज किया और वो हाइट जो है वो सभी मेजरमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसीलिए वो जो एरर का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर सेम रहेगा, क्यूमुलेटिव नेचर रहेगा, इसलिए वो सिस्टमैटिक एरर कहलाता है, ठीक है। तो ये एक समझने वाली बात है, सिस्टमैटिक एरर क्यूमुलेटिव नेचर रखता है, ठीक है। यूजिंग एन इनकरेक्ट प्रिज्म ऑफसेट, यूजिंग एन इनपरफेक्टली एडजस्टेड इंस्ट्रूमेंट। सो हमारे पास ये जो एरर्स हैं उसके इफेक्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमने जो लेबलिंग की उसको प्रॉपर करें, ठीक है। बैलेंसिंग फोरसाइट एंड बैकसाइट ऑब्जर्वेशंस, एंटरिंग द अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल करेक्शन फैक्टर्स इन द डेटा करेक्टर, एंटरिंग द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट हाइट्स, टारगेट हाइट्स एंड प्रिज्म ऑफसेट इन द डेटा कलेक्टर। तो मतलब कि आपको सारी चीज़ें जो है वो करेक्टली अप्लाई करनी पड़ेंगी जो आपके हाथ में है। अब सही सही चीज़ें यूज करनी है, टारगेट हाइट सही यूज करना है, एनवायरमेंटल करेक्शन फैक्टर जो है उनको सही से अप्रोप्रिएटली यूज करना है, ठीक है, जिससे कि वो रीडिंग के ऊपर एरर कॉज ना करें। पीरियडिकली कैलिब्रेटिंग द सर्विंग इक्विपमेंट, ये भी आपको करना पड़ेगा सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज करने के लिए। तो हमारे पास क्या है कि इफ़ अप्रोप्रिएट करेक्शंस आर नॉट मेड, दीज एरर्स कैन एक्यूमुलेट एंड कॉज सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मेजर्ड वैल्यूज।
by keeping equipment in proper working order and following established serving procedure, many of the systematic errors can be eliminated। क्योंकि हम करेक्शन अप्लाई कर देंगे मान लीजिए कर्वेचर और एनवायरमेंट का, रिफ्रैक्शन का, तो आपको रीडिंग एक्यूरेट मिलेगी। मान लीजिए आपको जो टारगेट हाइट है वो इक्वल रखना है, मिसप्लेस नहीं करना है, ठीक है, तो आपको सभी ऑब्जर्वेशन में वो एरर एलिमिनेटेड मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी कर देते हैं क्योंकि क्युमुलेटिव नेचर रखते हैं। दूसरा रैंडम एरर्स है। रैंडम, जिसको हम एक्सीडेंटल एरर्स कहते हैं, आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंडीशंस और सर्कमस्टांसेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर अ सिंगल मेजरमेंट और अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स। इट इज द एरर रिमेनिंग आफ्टर ऑल पॉसिबल सिस्टमेटिक एरर्स एंड ब्लंडर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। क्योंकि सबसे पहले ब्लंडर्स और मिस्टेक देखा हमने, तो उसके बाद सिस्टमेटिक एरर देखा, उसको एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है वो है वहाँ पर एंड रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर जो है वो एक्सीडेंटल एरर्स है कि आपने जो चेन सर्विंग कर रहे हैं मेजरमेंट में, कभी उस मेजरमेंट पॉइंट को जो मार्क करते हैं, कभी आगे से ले लिया कभी पीछे से ले लिया, तो पॉजिटिव नेचर भी हो सकता है उस एरर का, नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं हमारे पास। अब लेकिन बात क्या है कि इसका जो अमाउंट होता है मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर भी रहता है इसका। सो एज द नेम implies random errors are unpredictable and are often caused by factors beyond the control of the surveyor. Their occurrence, magnitude and direction, जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, एरर्स ऑफ दिस टाइप आर कंपेंसेटिंग एंड टेंड टू एट लीस्ट पार्शियली कैंसिल देमसेल्फ मैथमेटिकली। तो जैसे मैंने बताया, नेचर जो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, कंपेंसेटिंग नेचर रखते हैं। वो क्युमुलेटिव नेचर था सिस्टमेटिक एरर, ये हमारे पास कंपेंसेटिंग नेचर रखता है। ठीक है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो मैटर ऑफ चांस, दे विल रिमेन टू सम डिग्री इन एवरी मेजरमेंट। उसके बाद क्या है कि मिसक्लोजर और रेजिडुअल्स आर द डिफरेंस इन अ मेजरमेंट और अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स फ्रॉम एन established value. Random errors account for the misclosure when systematic errors have been corrected and blunders have been removed. तो random errors जो है वो misclosure के तौर पे अकाउंट फॉर किए जाते हैं। ठीक है, जब हम एलिमिनेट कर देते हैं सिस्टमेटिक और ब्लंडर्स को। मिसक्लोजर्स आर कंप्यूटेड व्हेन एडजस्टिंग लेवल लूप्स, ट्रैवर्सेस एंड जीपीएस नेटवर्क। रैंडम एरर्स कन्फर्म टू द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड आर देयरफॉर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्वे। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं क्योंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को कंफर्म करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रैंडम नेचर, करेक्शन फैक्टर्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड एंड अप्लाइड एज दे आर विद सम सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर को जैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम करेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक तो स्मॉल अमाउंट का रहता है, उसके अलावा ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर रहता है, हम इसको कंप्यूट नहीं कर सकते। However, they can be estimated using a procedure based on the laws of probability known as least square method of adjustment। तो जो हम आगे देखने वाले हैं रेजिडुअल एरर को, वो बेसिकली क्या है हमारे पास मिसक्लोजर और रेजिडुअल, ये एक रैंडम एरर ही है। ठीक है, तो इसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड कंप्यूट द मोस्ट प्रोबेबल एडजस्टेड वैल्यूज एंड द प्रिसिजन ऑफ द सर्वे। The least squares method may also reveal the presence of large blunders। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ एरर देखे, अब सोर्सेज ऑफ एरर देख लेते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी पता ही है कि नेचुरल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है या फिर ह्यूमन एरर हो सकता है। तो इन तीनों को थ्योरी बेसिस पर देख लेते हैं कि देयर आर अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट कैन लीड टू मेजरमेंट एरर्स। एरर्स टिपिकली अराइज फ्रॉम थ्री सोर्सेज: नेचुरल एरर्स, इंस्ट्रूमेंट एरर्स, ह्यूमन एरर्स। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल एरर्स देख लेते हैं। नेचुरल एरर्स आर कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशंस और सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, जैसे विंड स्पीड हो गया, एयर टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी, ग्रेविटी, अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक करेक्शन आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एरर सोर्सेज, जो मतलब नेचर से रिलेटेड हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे विंड स्पीड हो गई, पहले हम सुबह से शाम तक मान लीजिए कोई भी सर्वे कर रहे हैं और उसके अंदर हम सुबह की रीडिंग को और शाम की रीडिंग को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट विंड स्पीड मिलेगी, डिफरेंट टेम्परेचर मिलेगा, डिफरेंट प्रेशर मिलेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या इफेक्ट डालती हैं हमारी रीडिंग्स के ऊपर, जो मेजरमेंट वैल्यू है। तो यही क्या है, नेचुरल एरर्स हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दीज एनवायरमेंटल कंडीशंस कैन बी कंपनसेटेड बाई अप्लाइंग अ करेक्शन फैक्टर टू ईच मेजरमेंट। जैसे हमें पता है कि
रिफ्रैक्शन करेक्शन का फॉर्मूला होता है, कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, इन सभी एरर्स को हम बेसिकली एलिमिनेट कर सकते हैं, कंपेंसेट कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड करेक्शन फैक्टर्स आर द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, एंड कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन कांस्टेंट्स होता है। द पीपीएम करेक्शन फैक्टर इज अप्लाइड टू स्लोप डिस्टेंसेस टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस। तो पीपीएम करेक्शन फैक्टर जो है वो स्लोप डिस्टेंसेस पर अप्लाई किया जाता है जिससे कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो सके। द करेक्शन इज डिटरमाइंड यूजिंग ऑब्जर्व टेम्परेचर एंड प्रेशर रीडिंग्स with each instrument setup. New temperature and pressure readings should be taken and the ppm constant revised if necessary. तो जो भी टेम्परेचर है, प्रेशर की वजह से इफेक्ट होता है उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं, कंपेंसेट कर सकते हैं जो मेजर्ड वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, और जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन कांस्टेंट है वो अप्लाई किए जाते हैं वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट पे। ठीक है, क्योंकि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इस तरीके से कर्वेचर रहता है, तो यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ का इंस्ट्रूमेंट है, ये जो रीडिंग हम ले रहे हैं इसके ऊपर करेक्शन अप्लाई किया जाता है। रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमारे पास चेंज हो जाता है इसका जो साइट है हमारे पास। ठीक है, एक यूनिट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ के ऊपर जो हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन हम अप्लाई करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट में। ठीक है, और जो स्लोप डिस्टेंस पे हम उस पर पीपीएम जो रीडिंग है उस पर करेक्शन अप्लाई करते हैं, स्लोप डिस्टेंसेस पर पीपीएम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, द कांस्टेंट करेक्ट्स फॉर द अर्थ्स कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड शुड बी अप्लाइड टू द सर्वे बाय द डेटा कलेक्टर। देयर आर अदर नेचुरल फेनोमेना that can lead to measurement errors. Intense direct sunlight may cause differential expansion of the components of the instrument resulting in the minor errors. तो हमारे पास डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना है जो कि और एरर्स को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट और इंटेंस सनलाइट हमारे पास किसी भी कंपोनेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर पड़ रहा है तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेंशन कॉज करेगा। ठीक है, जो कि माइनर एरर्स को कॉज करता है, तो ये माइनर एरर्स को कॉज करेगा। ठीक है, दिस इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय ऑपरेटिंग ऑन क्लाउडी डेज, टाइम्स ऑफ द लो सन एंगल्स और यूजिंग अ पैरासोल टू शेड द इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम क्या डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए इसलिए लो सन एंगल्स पे या तो शाम के टाइम पे रीडिंग लेंगे उसकी, क्लाउडी डेज में हम उसको सर्वे को परफॉर्म कर सकते हैं या फिर शेड कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, हीट वेव्स कैन कॉज डिस्टॉर्शन इन लाइन ऑफ साइट नियर रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस. The effects of heat waves can be minimized by surveying in cooler, cloudy periods, taking shorter measurements or avoiding measurements taken over asphalt or concrete in excessively hot weather. तो बेसिकली जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि ये एक फैक्टर है हमारे पास एरर को कॉज करने के लिए। मान लीजिए आपके पास नेचुरल एरर्स हैं हमारे पास सोर्सेज, जैसे कि हीट वेव्स हो गई, ठीक है, सन एंगल्स हो गया या फिर आपका रेनी हो गया, तो डिफरेंट फेज में आपको वो सर्वे परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि मिनिमम एरर हमारे पास रीडिंग्स के अंदर रहे। तो बेसिकली हमारा जो पर्पज रहता है वो एरर्स को एलिमिनेट करना रहता है। अब पूरा जीरो नहीं कर सकते तो हम उसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सोर्सेज ऑफ एरर्स हमने देखा वो नेचुरल एरर्स था। अब देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट एरर्स की, इसकी वजह से क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। कि इंस्ट्रूमेंट एरर्स आर कॉज्ड बाय इम्परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड, एडजस्टेड और कैलिब्रेटेड सर्वेइंग इक्विपमेंट्स. Most of these errors can be reduced by properly labeling the instrument, balancing backside and foresight shots, reducing measurement distances, and observing direct and reverse position means double centering. तो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो एरर्स कॉज होते हैं उनको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या लेबलिंग अच्छे से करनी है, बैक साइड फोर साइड को बैलेंस करना है, मेजरमेंट डिस्टेंसेस को रिड्यूस करना है हमारे पास, ठीक है, और डबल सेंटरिंग का यूज करना है। तो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर कॉज होता है जैसे टेम्पररी वाले हैं उनको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी कंपोनेंट के अंदर है तो उसको हमें एलिमिनेट करना चाहिए उस कंपोनेंट को। ठीक है, करेक्शन अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इम्परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड की वजह से, एडजस्टेड की वजह से और कैलिब्रेटेड सर्विंग इक्विपमेंट्स की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर कॉज होता है। सो प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज, एक्सपोजर टू रैपिड चेंज इन टेम्परेचर एंड जैरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में लीड टू इंस्ट्रूमेंट माल एडजस्टमेंट। तो बेसिकली किस किस की वजह से हो सकता है कि स्टोरेज सही से नहीं किया है, रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए बना कहीं पर है इंस्ट्रूमेंट और हम यूज कहीं पर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है तो कंपोनेंट्स पे इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से एरर कॉज होता है। ठीक है, कोलिमेशन एंड
Other sighting errors can be determined and compensated by specific instrument adjustment. Before making instrument adjustment or beginning surveying operation, allow the instrument to adapt the ambient temperature before proceeding. तो जैसे मैंने बताया कि बनता किसी फैक्ट्री में जहाँ पर टेम्परेचर अलग है, अब हम दूसरे स्टेट में यूज कर रहे हैं, दूसरे प्लेस पे यूज कर रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट को अडेप्ट होने का टाइम देंगे, ठीक है, जिससे कि वो टेम्परेचर इफेक्ट को झेल सके और हमारे पास एरर कम इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट एरर्स कैन बी फर्दर minimized by periodically calibrating surveying instruments, prisms, rods, and tribracks. Yearly maintenance agreements are purchased to ensure that WYDOT surveying instruments are regularly cleaned, calibrated, and adjusted by an authorized technician. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास पीरियडिकली कैलिब्रेटेड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सर्विंग में आप देखोगे कैलिब्रेशन चार्ट भी रहता है, जिससे आप अपनी रीडिंग्स को फाइंड आउट करते हो। तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए, रेगुलरली क्लीन करने के लिए आप ऑथराइज्ड टेक्नीशियन की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ओकेजनली ड्यूरिंग दीज सर्विसेज विजिट द डेटा कलेक्टर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फर्मवेयर विल बी रिप्लेस्ड विद ए मोर करंट वर्जन। तो ये करेक्शन हम कैसे उसका ध्यान दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर कम हो सके, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। It is equally important that equipment suspected of being out of tolerance is sent to the appropriate service center. The photogrammetry and service section should be notified prior to sending equipment for unscheduled adjustment, calibration और repairs. तो बेसिकली जो भी एरर्स है उसको करेक्ट करना है। जो इंस्ट्रूमेंट का पार्ट खराब है, कैलिब्रेशन सही से नहीं हो रहा है, आउट ऑफ टॉलरेंस लिमिट है, तो उसको टेक्नीशियन को दिखाना है, उसको भेजना है और वो उसको करेक्ट करना है। नहीं तो आपके जो मेजरमेंट्स हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो सभी इंस्ट्रूमेंट एरर की वजह से गलत रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। थर्ड सोर्सेज ऑफ एरर है हमारे पास ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स आर कॉज्ड बाय फिजिकल लिमिटेशंस एंड इनकंसिस्टेंट सेटअप एंड ऑब्जर्वेशन हैबिट्स ऑफ द सर्वेयर। तो बेसिकली सर्वेयर की स्किल, नॉलेज और उससे बड़ी चीज़ है उसकी फिजिकल और इनकंसिस्टेंट सेटअप की वजह से इफेक्ट करता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो कुछ ना कुछ आलसपन दिखाता है अपने बार बार रिकॉर्ड करने के लिए, बार बार ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए कुछ ना कुछ, या तो सही से लेबलिंग नहीं करेगा, सेटअप नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट को, जो उसकी मेजरमेंट की, रीडिंग्स की जो हैबिट है ऑब्जर्वेशन की, वो इम्प्रॉपर रहती है। तो ये सभी क्या है, ह्यूमन एरर्स की वजह से जो एरर्स है ऑब्जर्वेशन के अंदर वो कॉज होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, माइनर एरर्स रिजल्ट फ्रॉम मिसअलाइनिंग द टेलीस्कोप क्रॉसहेयर्स ऑन द टारगेट और नॉट होल्डिंग द टारगेट रॉड परफेक्टली प्लम। तो मान लीजिए हमारे पास दो बंदे हैं, जो एक सर्विंग इंस्ट्रूमेंट है, एक हमारे पास स्टाफ रॉड है, ठीक है। अब या तो ये सही से हमारे पास मान लीजिए जो क्रॉस हेयर रहता है उसको परफेक्टली टारगेट नहीं कर रहा है, या फिर इसने जो टारगेट को पकड़ रखा है, प्रिज्म को पकड़ रखा है, वो परफेक्टली प्लम नहीं है, वर्टिकल नहीं है, कुछ इंक्लाइंड है। तो इसकी वजह से जो एरर आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो वो करेक्ट कर सकता है ह्यूमन की वजह से, ठीक है। तो ये जो एरर आ रहा है वो ह्यूमन एरर आ रहा है, ठीक है। दीज एरर्स will always be present to some degree in every observation. However, by following established setup and collection procedures, many potential errors can be minimized. अगर हम ध्यान से करते हैं, अच्छे से फोकस होकर अगर हम सर्वे करते हैं, तो जो मतलब कि अच्छे से सेटअप करते हैं और अच्छे से रीडिंग को कलेक्ट करते हैं, सही से टारगेट करते हैं, ठीक है, सही से लेवलिंग करते हैं, तो ये सभी एरर्स जो ह्यूमन एरर्स हैं वो पोटेंशियली मिनिमाइज हो सकते हैं। Because any survey is only as accurate as the instrument target setup, a secure level tripod is paramount. A tripod should always be used to stabilize the backside target when placing it over a control point. तो जब हम दूसरे कंट्रोल पॉइंट पर जाते हैं, फिर हमें बैकसाइड रीडिंग से उसको सही से अलाइन करना चाहिए, ठीक है। When positioning the tripod, firmly press the tripod feet in the ground. अब मान लीजिए हम ट्राइपॉड अगर आप देखोगे तो उस पर पैर से अंदर, अर्थ के अंदर आप उसको डिग कर सकते हो, ठीक है, सही से आप उसको फिक्स कर सकते हो, जिससे कि वो बार बार हिले नहीं, जिससे कि उसकी सेंटरिंग, जो भी सेंटरिंग है वो भी प्रॉपरली फिक्स रहे, लेबलिंग, सेंटरिंग, ठीक है। तो ट्राइपॉड को फर्मली प्रेस करके क्या कर सकते हैं हम, ट्राइपॉड के फीट्स को ग्राउंड के अंदर प्रेस कर सकते हैं। प्लेस द ट्राइपॉड लेग्स इन अ पोजिशन दैट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वॉकिंग नियर द इंस्ट्रूमेंट।
मिनिमाइजिंग मूवमेंट अराउंड द ट्राइपॉड विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ बम्पिंग इट। मान लीजिए आप सर्विंग पे एक टीम के अंदर 3-4 बंदे होते हैं, तो उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बार बार उसके चक्कर लगा रहा है। हो सकता है कि एक बार से वो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। मान लीजिए गलती से भी अगर किसी का पैर टकरा जाता है, फिर बाद में वो उस पॉइंट के ऊपर उस सेंटरिंग लेवलिंग पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, वो सही से सेटअप नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ को रिमूव आउट करने के लिए उसके आसपास, ट्राइपॉड के आसपास चक्कर नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अच्छे से पूरा ध्यान से आपको सर्विंग करना है, जिससे कि ह्यूमन एरर्स में मिनिमाइज हो सके। इन विंडी कंडीशंस इट मे बी नेसेसरी टू प्लेस सैंडबैग्स ऑन द फीट ऑफ द ट्राइपॉड टू एंश्योर स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है ट्राइपॉड की, इसके लिए हम सैंडबैग भी यूज कर सकते हैं। व्हेन सेटिंग अप ऑन स्टीप स्लोप्स, पोजीशन 2 ट्राइपॉड लॉक्स ऑन द डाउनहिल साइड। Periodically check the optical plummet to verify that the instrument is still centered over the point। तो आप देखोगे ऑप्टिकल प्लमेट होता है जिसमें हमें सेंटर पॉइंट दिखता है, तो सेंटर है या नहीं है बार बार चेक करना है। अगर आप हिली स्लोप पे देख रहे हो तो यहाँ पर 2 लेग्स लगाने हैं हमारे पास, और 3rd लेग हमारे पास अप साइड लगाना है, जिससे कि ट्राइपॉड की स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। उसके बाद लेवलिंग सही है या नहीं है बार बार चेकिंग करनी है हमारे पास। तो चेक द लेवल बबल टू एंश्योर दैट द इंस्ट्रूमेंट इज स्टिल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द लेवल बबल शुड होल्ड वन पोजीशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज स्मूथली रोटेटेड थ्रू ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट रिवॉल्व करते हैं तो जो लेवलिंग बबल होता है वो फिक्स होना चाहिए, एक ही पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर लेवलिंग है या नहीं वो पता चलता है, ठीक है। When taking an observation with an optical instrument, the center of the target should coincide with the center of reticle or crosshair। तो जैसे कि कोई भी टारगेट है वो परफेक्टली कट हो रहा है या नहीं, वो क्रॉस हेयर से, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्योंकि जहाँ पे हमारे पास वो बड़े वाले जो क्रॉस हेयर्स होते हैं, जिस टारगेट को, जिस पॉइंट को कट करते हैं उसी पॉइंट की रीडिंग देते हैं। टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट्स consistently sight the telescope to the same part of the target, turn the ocular or eyepiece until the reticle is clearly focused। और फोकसिंग भी बहुत सही होनी चाहिए, जिस पॉइंट को या जिस स्टाफ को या फिर प्रिज्म को हम देख रहे हैं वो परफेक्टली फोकस्ड होना चाहिए। देन एडजस्टमेंट द फोकसिंग नॉब until the target is clearly defined within the field of view। When the observer's eye moves behind the ocular, the target and reticle should not be displaced with respect to one another। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एरर को एलिमिनेट करना है, मिनिमाइज करना है, तो आपको सही से फोकस होके सर्विंग करना है, ठीक है। अच्छे से स्टेबिलिटी होनी चाहिए ट्राइपॉड की या फिर इंस्ट्रूमेंट की, तो ह्यूमन एरर्स हमारे पास मिनिमाइज होंगे। तो ये 3 सोर्सेज ऑफ एरर देखे, और 3 ही बेसिकली हमने क्या देखे, टाइप्स ऑफ एरर्स देखे। सबसे पहले हमने ब्लंडर्स, ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स को देखा, फिर हमने सिस्टमेटिक जो कि एक्यूमुलेटिंग नेचर रखता है, क्यूमुलेटिव एरर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैंडम और एक्सीडेंटल एरर जो कंपेंसेटिंग नेचर रखता है। अब हमने सोर्सेज ऑफ एरर देखा, जिसमें सबसे पहले हमने नेचुरल एरर देखा, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स देखा और ह्यूमन एरर्स देखा। तो ये थ्योरी पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। फिर भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पार्ट भी। आजकल के गेट एग्जाम में भी MSQ जब से आया, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, उसमें हर एक ऑप्शन जो है वो बहुत, जो क्वेश्चन के अंदर भी 4 ऑप्शन होते हैं उसमें भी अच्छे से ट्रिकी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करेक्शन अप्लाई करते हैं हम एरर्स के बेसिस पे और वेट के बेसिस पे, उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़िए, जिसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।